अध्याय 9 उसके घाव में चाकू घुमाना। पिता ली जिफेंग पहले कभी इतने उत्साहित नहीं थे। शाबाश, ली यानफेंग ने प्रशंसा की। यह इसलिए है क्योंकि आपने मुझे अच्छी तरह से निर्देशित किया, पिता, ली जिफेंग ने जल्दी से उत्तर दिया। ली यानफेंग के लिए दुनिया के सामने परिणामों की घोषणा करने का समय आ गया था। ली यानफेंग ने फ्लेमहेवन के नागरिकों का सामना किया और पूरी गंभीरता से घोषणा की, इस दिन से ली जिफेंग फ्लेमहेवन के उत्तराधिकारी होंगे। हो सकता है कि आपने आज अच्छा किया हो, लेकिन ध्यान रखें कि आप अपने आप से भरे हुए न हों। आपका भविष्य उज्ज्वल है और अपने हर कदम के साथ सतर्क रहना याद रखें। ली यानफेंग का चेहरा गर्व से चमक उठा, एक दुर्लभ दृश्य। बधाई राज्यपाल, बधाई हो युवा मास्टर। फ्लेमहेवन के लिए क्या खुशी का दिन है। हमारे गवर्नर ने शादी कर ली है और युवा मास्टर को वारिस बनाया गया है। वह फ्लेमेलो स्कन्स इंस्टीट्यूट भी जाएगा। शाही रक्षकों के कप्तान झाओ डिंग ने पागलपन से खुशी मनाई और दर्शकों ने उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। जबकि सभी की निगाहें ली यानफेंग पर थी, सफेद कपड़े पहने एक साधारण युवक ने अचानक ज़ेफे स्क्वायर पर अपना रास्ता बना लिया। ली तियानमिंग, वह यहाँ क्या कर रहा है। अधिकांश दर्शकों ने उस आकृति को पहचाना और इस व्यक्ति के आने से चौंक गए। आखिरकार यह दिखाने के लिए फ्लेमहेवन की शर्म की जगह नहीं थी, खासकर उस समय के दौरान जब उसे उत्तराधिकारी के रूप में हटा दिया गया था। उसके अपने भाई को विरासत में मिला था। वह यहाँ क्या कर रहा है। क्या वह मूर्ख है। अच्छा, आप उसके जैसे किसी से क्या उम्मीद करेंगे। गवर्नर नाराज होना चाहिए। आज उसकी शादी है। सौभाग्य से वह अपनी बीमार मां को अपने साथ नहीं लाया। कोई उसे पहले ही यहाँ से भगा दे। भीड़ के दृष्टिकोण से ली तियानमिंग सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने उत्तराधिकारी के रूप में हटाए जाने पर अपना दिमाग खो दिया था। लेकिन उन्होंने ली तियानमिंग को काम आंका। वह कभी भी सिंहासन के लिए नहीं था और न ही फ्लेमहेवन की संपूर्णता में उसकी कोई रुचि बची थी। जैसे ही ली तियानमिंग ने अपना सिर उठाया, ली यानफेंग पहले से ही उनकी ओर दिखते हुए उनकी ओर मुड़ गए। एक क्षण बाद एक भयानक आभा ने उसे घेर लिया। उसके लिए ली यानफेंग ने महसूस किया कि वह सूर्य तक पहुंचने में सक्षम एक विशालकाय व्यक्ति है जो उसे ऊपर से देख रहा था। यदि 10 दिन पहले ऐसा हुआ होता तो ली तियानमिंग शायद फर्श पर कांपते हुए रह जाते, मुश्किल से चल पाते। लेकिन अभी नहीं। वह आदिम कैउस बीस्ट का बीस्ट मास्टर था। उसका विरोधी कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसके खून में दौड़ती गरिमा उसे वहां हार नहीं मानने देती थी। यहाँ तक कि अगर ली यानफेंग की ओर हर कदम ऐसा लगता था कि यह उनकी सारी ऊर्जा का उपयोग कर रहा था, तब भी वह ली यानफेंग के सामने इसे बनाने में कामयाब रहे। ली तियानमिंग, तुम्हें संकी होना होगा। कोई तो भगाओ इसे, यहाँ भिखारियों के लिए जगह नहीं है। ली जिफेंग अपने चेहरे पर घृणा को छिपा नहीं सके। वास्तव में वह इस बड़े भाई के बारे में सब कुछ भूल गया होता अगर उसकी अप्रत्याशित उपस्थिति के लिए नहीं। युवा मास्टर के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार कुछ गार्ड उनके चारों ओर जमा हो गए। हालांकि ली यानफेंग ने गार्ड को पीछे खड़े होने का इशारा करते हुए अपना हाथ हिलाया। तियानमिंग, यह आपके रहने की जगह नहीं है। आपको घर पर आराम करने पर ध्यान देना चाहिए। बड़े भाई के रूप में आप हमेशा उनके फैसलों का समर्थन कर सकते हैं, ली यानफेंग ने कहा। जिफेंग ने अच्छा प्रदर्शन किया है और निश्चित रूप से उसके पास साधना के लिए प्रतिभा है, मुझसे अधिक प्रतिभाशाली। लेकिन इससे पहले कि वह फ्लेमेलो ऑर्डर प्राप्त करे, मैं उसे एक आखिरी चुनौती देना चाहूंगा, ली तियानमिंग ने कहा। उसका दिमाग उस हिस्टीरिकल अवस्था से बहुत दूर था जिसकी कल्पना दूसरों ने की थी। पिता और पुत्र की बातचीत सौहार्दपूर्ण प्रतीत होती थी। दोनों ने अपनी आक्रामकता और घृणा को छिपाने का विकल्प चुना। आखिरकार यह एक महत्वपूर्ण दिन था और पूरे देश में उनकी अलग पहचान थी, इसलिए वे खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। आप क्या खेल रहे हैं, ली तियानमिंग। तुम्हारे जैसा कूड़े का ढेर मुझे क्या चुनौती दे सकता है। ली जिफेंग ने पूछताछ की। तुम इस शुभ दिन पर इतने कठोर क्यों हो रहे हो। क्या आप डरे हुए हैं कि आप मेरी चुनौती को पार नहीं कर सकते। चारों ओर मूर्ख बनाना बंद करो, वापस जाओ और आराम करो। जब तक ये शब्द उसके मुंह से निकले तब तक ली यानफेंग का धैर्य सूखता जा रहा था। उनकी अभिव्यक्ति हालांकि शांत थी, उनकी आंखों में क्रोध की लहर थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी 20 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचा हूँ, जो मुझे इस चयन में भाग लेने के योग्य बनाता है। नियम यह नहीं कहते हैं कि मुझे फ्लेमेलो ऑर्डर के लिए फिर से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है, भले ही मुझे यह 4 साल पहले मिला हो, ली तियानमिंग ने सरलता से कहा, जिससे भीड़ में खलबली मच गई। वह लड़का पूरी तरह से पागल हो गया होगा, जिससे वह सब कुछ कर चुका है, झाओ डिंग ने कहा। मुझे लगा कि वह शायद अब और नहीं जीना चाहता था और बस अपने जीवन के अंतिम क्षणों का उपयोग राज्यपाल की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए करना चाहता था। क्या कृतज्ञ छोटा जानवर है। क्या वह भूल गया कि उसे किसने पाला। संस्थान में जो कुछ भी हुआ उसकी अपनी हवस के कारण हुआ। वह केवल खुद को दोष दे सकता है।
जैसे ही भीड़ बकबक कर रही थी, उनमें से अधिकांश ने महसूस किया कि ली तियानमिन ने ली यानफेंग को असहज महसूस कराने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। हर कोई जानता था कि ली यानफेंग को अपनी प्रतिष्ठा की कितनी परवाह है। एकमात्र व्यक्ति जिसकी प्रतिक्रिया भिन्न थी, लीजी थीफिक, जो हंसते हुए फूट पड़े। बड़े भाई तियानमिन, आप पहले से ही एक साधारण व्यक्ति हैं, और फिर भी आप मुझे चुनौती देने का साहस करते हैं। क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपको एक और सम्मानजनक मौत दूंगा? ठीक है, क्या आप मेरी चुनौती स्वीकार करते हैं? ली तियानमिन ने पूछा। बिल्कुल। हारने के बाद जेफिर स्क्वायर पर खुद को मूर्ख मत बनाओ, ली जिफेंग ने ली यानफेंग की ओर मुड़ने से पहले कहा। पिताजी, कृपया चिंता न करें। मैं उसे नहीं मारूंगा, मैं उसे पीटकर भगा दूंगा। आखिरकार वह मेरे पीछे है, जिसका मतलब है कि मेरे लिए काम करना ही सही है। इसे ज्यादा मत करो, ली यानफेंग ने उत्तर दिया, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। आखिरकार कोई और बीस्ट की नहीं और एक मृत जीवनदायी बीस्ट वाला कोई व्यक्ति 7वें स्तर के बीस्ट विंग बीस्ट मास्टर को कैसे हरा सकता है? यह कहने के बाद वह ली तियानमिन को एक बार फिर से देखे बिना ज़ेफिर टॉवर पर वापस चला गया और वहां के मेहमानों को समझाया, यह अफसोस की बात है कि आपको मेरे बेटे का अपमान देखना पड़ रहा है। आपने उसके बारे में पहले भी कहानियां सुनी होंगी और मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उसने हमारे परिवार को शर्मसार किया है। उद्धरण चिन्ह। यह ठीक है, गवर्नर ली, हर परिवार के अपने मुद्दे हैं। यह बच्चा आपके द्वारा उसके लिए की गई हर चीज की सराहना नहीं करता है, और यहाँ तक कि आपके लिए समस्याएं पैदा करने की हिम्मत भी करता है। इस मोड़ पर माता पिता के रूप में आप और कुछ नहीं कर सकते हैं, इग्निस पुलिस के बड़े शॉट्स में से एक ने कहा। शुक्र है, जिफेंग हमारे परिवार को गौरवान्वित करेगा। बस जिफेंग को इसे संभालने दे और तियानमिन को सबक सिखाने दे, ली यानफेंग की दूसरी पत्नी मैडम मो ने कहा। लियू किंग। ली यानफेंग अपनी सीट पर लौट आए और उन्होंने अपनी दुल्हन को ज़ेफायर स्क्वायर को उत्सुकता से घूरते हुए पाया। यानफेंग, अपने जीवनदायी जानवर को खोने के बाद भी तुम्हारा यह बड़ा बेटा अभी भी शांत और रचित है। वह अपेक्षा के अनुरूप अपमानजनक नहीं है। लियू किंग की आंखें दिलचस्पी से चमक उठी। वह सिर्फ नाटक कर रहा है। मैं उन्हें काफी अच्छे से जानता हूँ। ली यानफेंग की भौहें तन गईं। इस पर नाराज मत होइए, बस इसे एक दिखावा समझिए। यह लड़का पहले भी किस तरह की हरकतें कर चुका है, सभी जानते हैं। कोई भी आपको इसके लिए दोषी नहीं ठहराएगा, लियू किंग ने उसे दिलासा दिया। आप वास्तव में मुझे सबसे अच्छी तरह समझते हैं। ली यानफेंग ने पहले ही अपना ध्यान चौक की ओर लगा दिया था। निश्चित रूप से भाई पहले से ही एक दूसरे का सामना कर रहे थे, दोनों लड़ाई के लिए तैयार थे। ली तियानमिन, आप 4 साल पहले जो थे उसके कहीं भी करीब नहीं हैं। यह मुझे आपके घाव में चाकू घुमाने दे रहा है। मुस्कुराहट के साथ ली जिफेंग ने अपनी गति पकड़ी और ली तियानमिन की ओर दौड़ पड़े।